हेलो दोस्तों, आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के भूगोल के अंतर्गत ऊर्जा संसाधन का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया था। ऊर्जा संसाधन एक बड़ा टॉपिक था, उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में कवर किया था। तो आप लोग भूलना मत, तीनों पार्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखने हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के परिवहन के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक भी थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। दूसरे पार्ट में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर जिनको नोट्स चाहिए उनके लिए मैं पहले ही जानकारी दे दे रहा हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर नोट्स देखते हैं और वास्तव में ये नोट्स अपने आप में पर्याप्त हैं। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन नोट्स को अपने पास मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो 8630246905, ठीक है, ये नंबर है। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके कंप्लीट आर ओ के कोर्स को, या फिर सिर्फ आपको नोट्स मंगवाना है तो आप जो भी आपकी डिमांड हो इस नंबर पर बताइए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि परिवहन क्या होता है। एक स्थान पर हम रहते हैं और हमें बहुत सी जगहों पर जाना होता है, तो वो जो पूरी व्यवस्था होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिवहन। अब देखो, जो परिवहन होता है वो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि या फिर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का संकेतक होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जहाँ पर बहुत अच्छी सड़कें हैं, बहुत अच्छी क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवेज हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जिन्हें हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर कुल मिलाकर यानी कि परिवहन के साधन जहाँ पर अच्छे हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो क्षेत्र अपने आप बहुत ज़्यादा विकसित होगा और क्या होगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होगा। होता ये है कि जब परिवहन के साधन बहुत अच्छे होते हैं तो उस देश में जो उद्योग होता है वो बहुत तेज़ी से काम करता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जैसे कहीं माल ले जाना हो तो बहुत अच्छे अगर रेलवे ट्रैक्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे नेशनल हाईवेज़ हैं आपके पास, राष्ट्रीय जो जलमार्ग होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर औद्योगिक चीज़ों को बहुत तेज़ी से ले जा पाते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर अयस्क पहुंचाना हो, कहीं पर कोयला पहुंचाना हो, ठीक है, कहीं पर पेट्रोलियम पहुंचाना हो, ये सारी चीज़ें हो गई। बाद बाकी इतनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगी होती हैं तो उनके माल को पूरे देश में वितरित करना हो। तो यानी कि कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर एक देश में परिवहन के साधन अच्छे होंगे तो वहाँ पर आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि काफ़ी अच्छी होगी और वहाँ की जो अवसंरचना है यानी कि जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप करेगा। जैसे आपने हाईवे के किनारे चलते हुए एक चीज़ देखी होगी कि जो हाईवे के किनारे बसे हुए ज़्यादातर शहर हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। बाद बाकी आपने देखा होगा जो अन्य कहीं पर स्थित हैं उनका विकास इन शहरों की अपेक्षा थोड़ा कम ही देखने को आपको मिलेगा। ये चीज़ आप व्यवहारिक तरीके से गौर करना। ठीक है, उसके बाद देखो, जो परिवहन होता है वो विभिन्न साधनों के माध्यम से होता है, जैसे कि रेल, जल, ठीक है, वायु और सड़क। तो परिवहन के कुल 4 संसाधन हैं या साधन हैं। कौन कौन से? सड़क, रेल, वायु और जल। ठीक है, सड़कें आप सभी को पता है, रेल में ट्रेनें चलती हैं, आपने देखी होगी, वायुयान में वायुयान, और जल मतलब जो पानी वाले जहाज होते हैं। तो ये 4 साधन हैं और सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, जल परिवहन। तो जल परिवहन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ये परिवहन का सबसे प्राचीन, सबसे सस्ता और प्रदूषण मुक्त साधनों में से एक है। तो जल परिवहन आपने देखा होगा, जब आप प्राचीन इतिहास भी पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे कि एंशियंट टाइम से ही भारत का विभिन्न देशों के साथ व्यापार होता रहा है और भारत अपने
माल को विभिन्न देशों में किससे निर्यात करता था? पानी वाले जहाज़ों से ही निर्यात करता था। उस समय ऐसा नहीं था, ना तो वायु मार्ग थे, यानी कि ना तो वायुयान थे और ना ही ट्रेनें थीं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो परिवहन का साधन प्रयोग होता था वो जल परिवहन भी होता था। बाद बाकी ये सभी परिवहनों से सस्ता भी है और ये प्रदूषण मुक्त भी है। और देखो, जो जल परिवहन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी वस्तुओं के आयात निर्यात का प्रमुख साधन भी है। जो देखो बहुत भारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान के चलो हमें कहीं से कोयला आयात करना है, कहीं से लौह इस्पात आयात करना है, तो ये बहुत ही भारी खनिज होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इनको हम लोग वायुयान के सहारे नहीं ला सकते हैं। इनके लिए हमें प्रॉपर पानी वाले जहाज की ही ज़रूरत पड़ती है। जब आप कभी भी बंदरगाह गए होंगे या फिर आपने कभी किसी वीडियोज़ वगैरह में देखा हो, तो वहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं जिनसे कि माल की ढुलाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो जल परिवहन जो है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक जल परिवहन वो जो देश में ही होता है, यानी कि अंतर्देशीय, यानी कि आंतरिक जल परिवहन, और दूसरा जहाज रानी परिवहन उसे बोलते हैं, जिसमें हम भारत और विभिन्न देशों के बीच जल परिवहन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आंतरिक अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन। ठीक है, तो ये देखो अंतर्देशीय जल परिवहन है वो कहाँ पर? देश की नदियों और नहरों पर विकसित होता है। और जो जहाज रानी परिवहन यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो कहाँ पर होगा? वो समुद्रों में होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं अंतर्देशीय जल परिवहन की, तो ये कहाँ पर होगा? ये भारत की नदियों में होंगे विकसित ये जल मार्ग, और कहाँ पर होंगे? बड़ी नहरों में। लेकिन वर्तमान समय में एक समस्या हो रही है कि रेल और सड़क परिवहन का विकास बहुत तेजी से हुआ है। ठीक है, और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो नदियों में भारी मात्रा में गाद भर गई है। गाद का मतलब बहुत सारे अवसाद वहां पर हैं। ठीक है, वर्ष भर जल की समुचित मात्रा का भी नदियों और नहरों में अभाव है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे आप देखेंगे कि जल परिवहन का लगातार ह्रास हो रहा है, यानी कि जल परिवहन अब बहुत कम ही प्रयोग में लिया जा रहा है। और इसके कारण क्या है? एक तो रेल और सड़क परिवहन का विकास हो गया है, क्योंकि ये जो रेल और सड़क परिवहन है ये जल परिवहन से काफ़ी तेज है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, नदियों में जब तक प्रॉपर जल नहीं होगा तब तक उसमें जो जलयान हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आवागमन नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है, और माल परिवहनों के लिए जलयानों की भारी कमी भी देखने को मिल रही है। तो इन सब कारणों के चलते जल परिवहन का लगातार ह्रास हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी और इनके कारण भी समझने होंगे। बाई चांस कभी क्वेश्चन यहाँ से कथन कारण वाला या विभिन्न कथनों वाला देखने को मिल जाए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लें। उसके बाद देखो भारत के कुल परिवहन में आंतरिक जलमार्गों का अंश मात्र कितना है? 0.15%। तो अब आप खुद सोचिए कि भारत के कुल परिवहन में जो आंतरिक जलमार्गों का अंश है वो मात्र 0.15% है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे लंबे आंतरिक जलमार्ग किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तो सबसे लंबे आंतरिक जलमार्ग वाला राज्य कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश, और उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, बाद बाकी परिवहन क्या होता है, कौन कौन से इसके साधन होते हैं, आंतरिक या फिर अंतर्देशीय जल परिवहन क्या होता है, क्यों इसमें कमी आ रही है, इसके कारण आपने देखे। और भारत में आपने देखा आंतरिक जलमार्गों का टोटल परिवहन में कुल अंश मात्र 0.15% है, और सबसे लंबे आंतरिक जलमार्ग उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। उसके बाद देखो कुछ हम लोग देख लेते हैं कि संविधान में क्या प्रावधान है। तो संविधान की 7वीं सूची में संघ सूची, 7वीं सूची में विभिन्न सूचियां होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची। ठीक है,
और एक कौन होती है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो संघ सूची के अंतर्गत यह निहित किया गया है कि केंद्र सरकार के पास अंतर्देशीय जलमार्गों पर नौवहन और नेविगेशन संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है कि जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्यों का, केंद्र का, दोनों का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अंतर्देशीय जलमार्ग पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघ सूची के अंतर्गत किसको है, केंद्र सरकार को। संघ मतलब केंद्र सरकार के अधीन जो सूची होती है। ठीक है, अब देखो आंतरिक जलमार्गों के विकास हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है और ये कब किया गया था, 1986 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आंतरिक जलमार्गों के विकास हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन अक्टूबर 1986 में किया गया था और इसका मुख्यालय नोएडा में है। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना वर्ष को तुरंत याद करिए और इसके मुख्यालय को तुरंत अपने दिमाग में रट लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो भारत में इस समय देखा जाए तो लगभग 111 आंतरिक जलमार्ग हैं, लेकिन शुरुआत में भारत सरकार ने आंतरिक जलमार्ग के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 5 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग की संज्ञा दी गई थी। तो उनको हम लोग देख लेते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाद बाकी जो और हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अब जो भारत के 5 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार सुना होगा। ये कहाँ से है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, इलाहाबाद के हल्दिया तक। हल्दिया कहाँ पर है, कोलकाता के पास में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा 1986 में दिया गया था। तो कब दिया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में इलाहाबाद, जिसे आप वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, से हल्दिया तक इसको राष्ट्रीय जलमार्ग का जो दर्जा है वो 1986 में दिया गया था। और ये कौन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यह जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र में स्थित है, बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है, कहाँ पर है, गंगा भागीरथी और हुगली में। अब देख लेते हैं कि इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, मुगल सराय हो गया, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता और हल्दिया। इतने शहर इस राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर स्थित हैं। और इस राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कुल कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है। इसको भी आप लोग याद कर लें। ठीक है, 1620 किलोमीटर। अब देखो यह सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो ये भी हो गया कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से ये होकर गुजरता है। तो कुल 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये बात हो गई राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की। तो इसे कब घोषित किया गया था, 1988 में। और कहाँ से, धुबरी से सदिया तक। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 891 किलोमीटर। ठीक है, तो 1988 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, धुबरी से सदिया तक। धुबरी और सदिया कहाँ पर हो गई, ये असम में। तो असम राज्य में है ये। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब कि जहाँ पर जलयान वगैरह खड़े होते हैं और वहीं से जो यात्रा है उनकी वो प्रारंभ होती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप दिल्ली में जाएंगे तो आनंद विहार टर्मिनल, तो वहाँ से बहुत सारी ट्रेनें भारत के विभिन्न रेलवे स्टेशन तक जाती हैं।
ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर एक प्रमुख बंदरगाह है, उसका नाम है पांडु बंदरगाह, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है और ये असम में स्थित है। तो इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, हो सकता है आप विभिन्न पॉइंट से कंफ्यूज हो रहे हो। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 इसको 1988 में घोषित किया गया था। कहाँ पर है ये? धुबरी से सदिया तक और ब्रह्मपुत्र नदी में है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर, ठीक है। और इस जलमार्ग पर जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो पांडु बंदरगाह है, जो कि असम में स्थित है और धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की। तो ये कहाँ पर है? देखो ये एक तो केरल राज्य में स्थित है, ये समझना है, बाद बाकी आपको सबकी लंबाई भी याद नहीं करनी है। मैं आपके दिमाग पर बहुत कम लोड डालने वाली चीज़ें पढ़ाऊंगा ताकि टू द पॉइंट आपको चीज़ें मिल सकें और आप अपनी सफलता को बहुत तेज़ी से सुनिश्चित कर सकें। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ पर है? उद्योग मंडल और चंपकनारा नहर के साथ ये पश्चिमी समुद्र नहर कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच स्थित है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 3 है वो केरल में स्थित है और केरल में कहाँ से? कोट्टापुरम से कोल्लम तक ये नहर पर विकसित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी बड़ी नदी इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की बात करें तो ये देखो कहाँ पर है? गोदावरी और कृष्णा नदी से लगा काकीनाडा पुदुचेरी नहर जो है वहाँ पर इसको विकसित किया गया है और ये देखो 2008 में इसे घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 4 है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, ये आप बस इतना याद कर लो कि इसे भी 2008 में घोषित किया गया था। 623 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित है। बाद बाकी इसकी बात करें तो महानदी डेल्टा का मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जो छोटे छोटे खंड होते हैं, कहीं पर नहर आ गई, ठीक है, कहीं पर एक छोटी सी नदी आ गई। अब ये सब जलमार्ग एक मतलब जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पर चीज़ें ऐसे करके लिखी हुई हैं कि तालचेर, धामरा, गोनखली, पूर्वी तट नहर का चारबतिया खंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, आप बस इतना याद रखिए कि 2008 में इसे घोषित किया गया, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित है, लंबाई इसकी है 623 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम जो कि 2016 में लाया गया था, तो इस अधिनियम के तहत देश के 106 और जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार भारत में अब कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखो कि 2016 से पहले जब तक कि ये अधिनियम नहीं पारित हुआ था तब तक ये वाले जो हम लोगों ने अभी देखे ये सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, लेकिन इस अधिनियम के तहत देश के 106 और जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया और उसके बाद 5 ये और 106 ये, तो टोटल अब 111 राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में स्थित हैं। बाद बाकी इनकी संख्या को ही याद कर लीजिए, बाद बाकी ये कहाँ हैं इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोगों ने बात की, अब पहले हम लोगों ने बात किसकी की? अंतर्देशीय की। अब आ गई जहाज रानी परिवहन की बात, जो कि भारत और अन्य देशों के बीच समुद्री परिवहन से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। तो भारत में जहाज रानी परिवहन का आधुनिक विकास कब हुआ था? 1854 में स्थापित ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना से माना जाता है। यानी कि जब 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई तभी से भारत में आधुनिक जहाज रानी परिवहन का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। अब इस जहाज रानी परिवहन के अंतर्गत हम लोग देखें तो ये भारत के प्रमुख 13 बड़े बंदरगाह और 200 प्रमुख छोटे बंदरगाहों के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर
आपको समझने वाली चीज ये है कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 अन्य छोटे बंदरगाह हैं जिनसे देश का व्यापार विदेशों से होता है। यानी कि प्रमुखता क्या होता है कि भारत इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से विभिन्न चीज़ों को विदेश से आयात करता है और अपने जो भी चीज़ें हैं उनको निर्यात करता है इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से। अब देखो जो 200 छोटे बंदरगाह हैं उनमें सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? महाराष्ट्र में और उसके बाद गुजरात में। तो भारत में 200 जो छोटे बंदरगाह हैं उनमें सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में स्थित है उनकी, और फिर उसके बाद गुजरात का स्थान आता है। और जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उनका अध्ययन हम लोग डिटेल में करते हैं। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि बंदरगाहों से, ये जो 13 बड़े बंदरगाह हैं इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। लगभग देखा जाए तो हर साल इनसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो बहुत ही ध्यान से अब आप चीजों को देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कांडला पोर्ट की। पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। समुद्र के पास एक ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां पर कि जहाज आए, रुकें, माल उतारें, माल भरें और फिर निकलें, ठीक है। तो जो कांडला पोर्ट है वो, उसको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं। इस चीज को भी आप याद रखना। बहुत से बंदरगाहों के अब विभिन्न नाम दे दिए गए हैं। तो जो कांडला पत्तन पोर्ट या फिर बंदरगाह है इसको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि एक बंदरगाह की अवस्थिति। तो कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया। ज्यादातर क्वेश्चन मिलान के लिए इसी तरीके से पूछ लिया जाता है। 4 बंदरगाह दे देगा, 4 स्थान दे देगा, फिर आपको उसमें मिलाना होगा। तो जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अब देखो जो भारत पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात करता है वो इसी बंदरगाह से होता है, ठीक है। कहाँ से क्या चीज़ मंगवानी है ये ऑलरेडी डिसाइड होता है कि हम किस बंदरगाह पर क्या मंगवाएंगे और किस बंदरगाह से क्या निर्यात करेंगे। तो भारत कांडला पोर्ट के माध्यम से पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात करता है। उत्तर भारत में आपूर्ति करने वाला कांडला सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो कांडला की अवस्थिति आपने देखी कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात के आप इधर की तरफ देखेंगे तो उत्तर भारत का जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर जो भी सामान है औद्योगिक वाला उसकी आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह ही है। अब देखो ये जो कांडला बंदरगाह है यहाँ पर सिर्फ आयात होता है, इसीलिए इसको आयात पत्तन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसे आयात पत्तन कहते हैं? तो वो कहते हैं कांडला बंदरगाह को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को आयात किया जाता है, यहाँ से कुछ भी निर्यात नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, इसे व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। तो कांडला बंदरगाह को व्यापार मुक्त व्यापार क्षेत्र भी घोषित किया गया है। ये चीज भी आप याद रखना। मुक्त व्यापार क्षेत्र वो होता है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं और छूट सरकार के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में दी जाती हैं। तो इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र भी घोषित किया गया है। ये हो गया कांडला बंदरगाह। अवस्थिति देखिए गुजरात की कच्छ की खाड़ी में पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात होता है और उत्तर भारत में आपूर्ति करने वाला कांडला सबसे बड़ा बंदरगाह है और यहाँ पर सिर्फ आयात किया जाता है, इसीलिए इसे आयात पत्तन कहते हैं। और ये एक मुक्त व्यापार क्षेत्र भी घोषित किया गया है। उसके बाद देखो मुंबई की बात करें तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है। तो मुंबई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, कौन सबसे गहरा बंदरगाह है।
ठीक है, और कौन सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप ध्यान रखिए कि भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई में है। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब वो है कि जहाँ पर जो बंदरगाहों के लिए परिस्थितियाँ होनी चाहिए वो प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, वहाँ पर किसी भी कृत्रिम प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना मुंबई बंदरगाह के अंतर्गत कि भारत का सर्वाधिक व्यापार भी इसी मुंबई बंदरगाह से होता है। फिर बात करते हैं नाहवा सेवा की, इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जो नाहवा सेवा बंदरगाह है उसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। ये मुंबई का सहायक बंदरगाह। सहायक बंदरगाह का मतलब होता है जैसे मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज़्यादा जहाज़ों का आवागमन बना रहता है, तो उस पर दबाव कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वहीं पास में दूसरा नया बंदरगाह बना देते हैं, तो उसको ही सहायक बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो जो नाहवा सेवा बंदरगाह है वो मुंबई का सहायक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मुंबई और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह तो नाहवा सेवा। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है, जहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटेनर रखे जा सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लिए कि यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह भी है। तो ये सारी चीज़ें आप नाहवा सेवा बंदरगाह के अंतर्गत याद रखिए। ये भी कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई के पास। उसके बाद देखो मुर्मुगांव, ये कहाँ पर है, ये गोवा में ज्वारी नदी पर स्थित है। ठीक है, यह पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये जो मुर्मुगांव बंदरगाह है ये गोवा में ज्वारी नदी पर है। ज्वारी नदी आप सभी लोग जानते ही हैं, और ये पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो ये मुर्मुगांव बंदरगाह है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी बन के सामने आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है। अब देखो यहाँ से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो भारत जो लौह अयस्क ईरान में भेजता है उसका निर्यात कहाँ से किया जाता है, इसी गोवा के मुर्मुगांव पोर्ट से। आगे बढ़ते हैं। न्यू मैंगलोर कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है, और जो कुद्रेमुख का लौह अयस्क होता है वो यहीं से निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख आप सभी को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो खनिज संसाधन वाली वीडियो देखिए जाके पहले। तो यहाँ पर क्या आपको याद रखना है कि जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है वो कर्नाटक में स्थित है, और कुद्रेमुख से जो लौह अयस्क हमें मिलता है उसका निर्यात इसी न्यू मैंगलोर बंदरगाह से किया जाता है। उसके बाद कोचीन या फिर कोची बंदरगाह की बात करें तो ये केरल में एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो लैगून पर स्थित है। केरल में बहुत सारी लैगून झीलें हैं। लैगून झील क्या होती है, अगर ये आपको नहीं पता है तो भारत की जो झीलें थी उनका टॉपिक आप देखिए जाके पहले। अब देखो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। ठीक है, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये यहीं पर कहाँ, केरल में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, तो केरल में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तूतीकोरिन की। तो ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में स्थित है, और इसको अब बीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं। तो जो ये इनके नए नाम रखे गए हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी इस तूतीकोरिन की अवस्थिति की बात करें तो ये कहाँ पर, दक्षिणी छोर में, यानी कि भारत के दक्षिणी छोर पर मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु में स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, इसको मत्स्य पत्तन भी कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से मछलियों का बहुत ज़्यादा आयात निर्यात होता हो, या फिर यहाँ पर मछलियों का उत्पादन इसके आसपास किया जाता हो, इसीलिए इसको मत्स्य पत्तन भी कहते हैं। तो तूतीकोरिन को ध्यान रखना है, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं, और इसकी अवस्थिति दक्षिणी छोर पर
है मन्नार की खाड़ी में, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, और ये एक कृत्रिम बंदरगाह है और इसको मत्स्य पत्तन भी कहते हैं। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो ये एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। यह देश का प्राचीनतम बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह को आपने एंशियंट टाइम में भी सुना होगा काफ़ी, यहाँ से प्राचीन काल में भी व्यापार होता था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चेन्नई बंदरगाह है वो देश का प्राचीनतम बंदरगाह है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। बाद बाकी यहाँ पर एक फैक्ट और मैंने ऐड कर दिया है कि भारत का जो औसत समुद्र तट है वो चेन्नई से ही मापा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का जो औसत समुद्र तट है वो कहाँ से मापा जाता है, तो वो मापा जाता है चेन्नई से। तो चेन्नई कहाँ पर स्थित होगा, ये तमिलनाडु में, और कैसा बंदरगाह है, खुला और कृत्रिम, और देश का प्राचीनतम बंदरगाह भी चेन्नई ही है। फिर बात करते हैं एन्नौर की। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में चेन्नई के समीप है, और वर्तमान में इसको कामराज बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और देखो, यह देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। ठीक है, इस बंदरगाह का निर्माण चेन्नई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए किया गया है। तो यानी कि ये जो एन्नौर बंदरगाह है वो चेन्नई का एक सहायक बंदरगाह है, क्योंकि इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए किया गया है। बाद बाकी जो एन्नौर बंदरगाह है इसके निर्माण में एशियाई विकास बैंक की भी सहायता ली गई थी। ठीक है, तो ये आपने देखे इतने बंदरगाह। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब आता है विशाखापत्तनम, जो कि कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन हो गया, विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाद बाकी जो ये विशाखापत्तनम बंदरगाह है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और एक चीज इसके बारे में विशेष है कि डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पास ये बंदरगाह स्थित है, और ये पहाड़ियाँ इसको तेज हवाओं से सुरक्षित रखती हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पास स्थित है। और जो ये विशाखापत्तनम बंदरगाह है तो उससे क्या होता है, बेलाडीला का जो लौह अयस्क है वो निर्यात किया जाता है। बेलाडीला कहाँ पर है ये आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो भारत में खनिज संसाधन वाली वीडियो देखिए। ठीक है, तो जो बेलाडीला से हमें लौह अयस्क मिलता है वो इसी विशाखापत्तनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। सबसे गहरा बंदरगाह ये है, प्राकृतिक बंदरगाह है ये एक, और डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ियों के किनारे स्थित है, इसीलिए ये तेज हवाओं से सुरक्षित रहता है। बाद बाकी बेलाडीला का लौह अयस्क भी इसी विशाखापत्तनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। उसके बाद देखो पारादीप की बात करें तो ये कहाँ पर होगा, ये उड़ीसा में होगा, और कहाँ पर है एग्जैक्ट, वो है महानदी के मुहाने पर, और ये भी लैगून पर स्थित है। ठीक है, लैगून क्या होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ से देखो क्या होता है, झारखंड और उड़ीसा का जो लौह अयस्क है वो यहाँ से जापान को निर्यात किया जाता है। तो पारादीप बंदरगाह से झारखंड और उड़ीसा से प्राप्त जो लौह अयस्क होता है वो जापान भेजा जाता है। ठीक है, बाद बाकी आप पारादीप का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, क्योंकि उड़ीसा देखें आप और उड़ीसा के आसपास सामने के जो राज्य देखें वो खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि पारादीप का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। तो इसको दोबारा रिवाइज करें तो कहाँ पर स्थित है, महानदी के मुहाने पर उड़ीसा में, लैगून पर स्थित है, और जो झारखंड और उड़ीसा का लौह अयस्क होता है वो इस बंदरगाह के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है। बाद बाकी पारादीप का जो सामने वाला यानी कि पृष्ठ प्रदेश है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न या फिर समृद्ध है। तो 9 हो गए, कितने हो गए 11, अब 12 और 13, जो कि 13 बड़े बंदरगाहों का अध्ययन हम लोग कर रहे थे।
तो अगला उसमें है कोलकाता बंदरगाह, या फिर इसे आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये स्थित कहाँ पर है, तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसका मुख्य पोताश्रय कहाँ पर है, खिदिरपुर में। मुख्य पोताश्रय का मतलब जहाँ पर कि जलयान है वो आकर खड़े होते हैं या फिर रुकते हैं। तो इसका मुख्य पोताश्रय कहाँ पर हो गया, वो हो गया खिदिरपुर में। इस बंदरगाह का समुद्र स्थित पोताश्रय कहाँ पर है, वो है डायमंड हार्बर, ठीक है। तो डायमंड हार्बर भी याद रखना। उसके बाद हल्दिया कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, ठीक है। ये भी याद रखना, हल्दिया कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है, तो कोलकाता में, ठीक है। और कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हल्दिया बंदरगाह बाहापत्तन का विशिष्ट उदाहरण है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये रटने वाली चीज़ है, इनका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख भी दिया है वैसे मैंने, ज्ञात हो कि बाहापत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। तो ये बाहापत्तन की परिभाषा भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की ओर। तो ये आप सबको नाम से ही पता चल गया होगा कहाँ पर स्थित होगा, अंडमान एवं निकोबार में। और यह बंदरगाह 13वां बड़ा बंदरगाह है जिसे 2010 में घोषित किया गया था। यानी कि 2010 से पहले सिर्फ 12 थे और 2010 के बाद अब भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, 200 छोटे बंदरगाह हैं। 200 छोटे बंदरगाहों में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है और फिर गुजरात में। तो ये 13 बड़े बंदरगाहों का अध्ययन हो गया पूरा। अब हम लोग देख लेते हैं एक सागरमाला परियोजना के बारे में। तो सागरमाला परियोजना है क्या, ये परियोजना जिसकी घोषणा कब की गई थी, 2003 में। किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। उस टाइम पर सिर्फ घोषणा की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई, 2014 में मेक इन इंडिया योजना के तहत। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था पूर्वी व पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, उनकी क्षमता में विस्तार करना और नए बंदरगाहों का निर्माण करना, और साथ में आंतरिक जल परिवहन तंत्र को भी बढ़ावा देना। ये इस सागरमाला परियोजना का उद्देश्य था। बाद बाकी इसकी घोषणा 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और इसकी स्टार्टिंग 2014 में कब की गई थी, मेक इन इंडिया योजना के तहत। तो 2014 वाली डेट यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। उसके बाद देखो कुछ बंदरगाहों के बारे में और भी तथ्य हैं। तो छोटे बंदरगाहों में एक बंदरगाह है जिसका नाम है दाहेज। तो रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है इसको, यह गुजरात में स्थित है। तो दाहेज बंदरगाह से रसायनों की मांग की आपूर्ति होती है, यानी कि रसायनों का आयात इस बंदरगाह से किया जाता है, और ये गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण यार्ड कहाँ पर है, अलंग में स्थित है, और अलंग कहाँ पर है, गुजरात में। ये चीज ध्यान रखना। कांडला व डायमंड हार्बर आदि भारत में ज्वारीय बंदरगाहों के उदाहरण हैं। ज्वारीय बंदरगाह क्या होते हैं, जहाँ पर कि ज्वार आते हैं और क्या होता है, वहाँ का जल काफ़ी अस्थिर होता है। ये सारी चीज़ें आपको खैर पता नहीं होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस इतना ध्यान कर लीजिए कि कांडला और डायमंड हार्बर जो बंदरगाह हैं वो भारत में ज्वारीय बंदरगाहों के उदाहरण हैं। उसके बाद देखो गार्डन रीच शिपयार्ड में क्या क्या होता है, नाविक जहाज, माल ढोने वाली नावें और छोटे जहाज आदि का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर, गार्डन रीच शिपयार्ड में। अब देखो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, रांची में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो रांची में। उसके बाद देखो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा जा चुका है, तो ये पटना में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। उसके बाद जल परिवहन खत्म हो गया हम लोगों का। हम लोगों ने अंतर्देशीय जलमार्ग भी देख लिए और जहाज रानी परिवहन भी देख लिया, जो कि भारत का विदेशों से व्यापार जिससे होता है। बड़े बंदरगाह भी देख लिए।
कुछ फैक्ट भी देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं भारत के सबसे प्रमुख परिवहन के साधन की, जो कि है सड़क परिवहन। तो जैसा कि मैंने बोला, भारत में सबसे ज़्यादा परिवहन कौन सा प्रयोग किया जाता है? सड़क परिवहन। ठीक है, तो परिवहन प्रणाली में सड़क परिवहन का योगदान सर्वाधिक है। वर्तमान में 60% माल और 87% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों द्वारा ही होता है। अब आप समझ लीजिए कि सड़कों से कितना ज़्यादा होता है। परिवहन के 4 साधन हैं, लेकिन उसमें 60% मालों की जो यातायात है, यानी कि माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो 60% माल सड़कों से जाता है और 87% यात्री सड़कों पर ही ट्रेवल करते हैं, यानी कि सड़क के जो परिवहन के साधन होते हैं उस पर ही ट्रेवल करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो सड़क के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो परिवहन का साधन है वो है रेल, फिर वायु मार्ग और फिर जल मार्ग, यानी कि जल मार्ग अंतिम पर और सड़क मार्ग पहले पर। उसके बाद देखो, भारत सड़क नेटवर्क के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में सड़क नेटवर्क के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे आप नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं, जैसे NH-19, NH-7, NH-44, ये सब चीज़ें। फिर राज्य राजमार्ग आते हैं, फिर जिला सड़कें आती हैं और फिर ग्रामीण सड़कें। ठीक है, तो भारत में सड़क नेटवर्क के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे किसका? राष्ट्रीय राजमार्ग का, जिसे आप नेशनल हाईवे के नाम से भी जानते हैं, NH। ठीक है, तो अब देखो, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है उसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वो होती है भारत सरकार की। ठीक है, और इनका प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो होता है राज्यों की राजधानियों एवं शहरों को जोड़ना। ठीक है, सभी राज्यों की राजधानी और जो बड़े शहर हैं वो आपस में इन राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जोड़े जाते हैं, यही इनका उद्देश्य है। ठीक है, यह भारत में सड़कों की कुल लंबाई का 2% है और यह देश के कुल यातायात का 40% भाग संपन्न करते हैं। तो अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा और समझिए कि कुल सड़क मार्ग में जो राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है वो सिर्फ 2% है, लेकिन अगर हम देखें कि कुल यातायात में इनका हिस्सा कितना है तो वो है 40%, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल लोग नेशनल हाईवे पर ही ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर कोई नॉर्मल रोड भी गई होगी तो कोई उससे नहीं जाएगा, बल्कि उसको अगर 5 किलोमीटर दूर से कहीं हाईवे भी मिल रहा हो तो सबसे पहले वो प्रयास करेगा कि हम हाईवे पे चढ़ जाएं, ताकि बहुत तेज़ी से अपने वाहन को चलाते हुए कहीं पर तेज़ी से पहुंच सकें। यही कारण है कि लंबाई सिर्फ 2% है इसकी कुल सड़कों में, लेकिन यातायात का 40% भाग ये संपन्न करते हैं। अब देखो, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल हाईवेज की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है और फिर कहाँ पर है? फिर है मध्य प्रदेश में। उसके बाद देख लेते हैं कुछ फैक्ट। तो यहाँ पर देखें, NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो वो हो जाएगा NH-44। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 3745 किलोमीटर ये लंबा है। अब देखो, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक, मतलब पूरे भारत को इसने जोड़ दिया है। श्रीनगर बिल्कुल जम्मू कश्मीर में और तमिलनाडु नीचे तक हो गया, और तमिलनाडु जहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणी छोर है वहाँ पर भी देखें कन्याकुमारी तक ये जा रहा है, इसीलिए इसकी लंबाई देखो तो 3745 है। इसी कारण ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि जो ये NH-44 है इसे पहले NH-7 के नाम से जानते थे। ठीक है, और ये जो NH-44 है ये देखा जाए तो कुल 11 राज्यों से गुजरता है
और 30 महत्वपूर्ण बड़े शहरों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये बात हो गई डिटेल में NH44 की। एक एक फैक्ट को आप देखते चलिए, और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर है। ठीक है, और अगर आपको नोट्स बनाने का समय नहीं है या फिर आपके पास अन्य और भी काम बने रहते होंगे, तो आप क्या करिए, आप नोट्स को मेरे पास से ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, ताकि ये नोट्स आपके सामने खुले रहेंगे और आप नोट्स में भी ध्यान लगाइए थोड़ा, और वीडियो को भी देखते चलिए ताकि तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। तो ये बात हम लोगों ने कर ली भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की। अब हम लोग बात करते हैं भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो ये कौन कौन है? ये है NH548 जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और NH118 जो कि झारखंड में स्थित है। अब ये दो है, क्योंकि मैंने दोनों यहाँ पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों की लंबाई 5 किलोमीटर के बराबर है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 3745 किलोमीटर लंबा है, और जो सबसे छोटे जो दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो 5 किलोमीटर लंबे हैं। अब देखो, जो NH1 और NH2 है, इसको सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, जिसे आप GT रोड भी कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था शेर शाह सूरी ने। और GT रोड इसे नाम दिया था किसने? एक अंग्रेज जर्नल था, जनरल ऑकलैंड। ठीक है, जनरल ऑकलैंड ने ही इस शेर शाह सूरी मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड या फिर GT रोड का नाम दिया था। और इस शेर शाह सूरी ने इस GT रोड को कोलकाता से पेशावर, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, वहां तक इसका निर्माण कराया था। बाद बाकी आप लोग ऑकलैंड का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम इसको शेर शाह सूरी मार्ग से ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया था। अब देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है। NH2 को अब NH19 के नाम से भी जानते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो NH19 है, ये नई दिल्ली से कोलकाता के मध्य स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा? NH2। और अब ऑप्शन में आपको NH19 दिखेगा, क्योंकि NH2 को अब NH19 के नाम से जाना जाता है। बाद बाकी जो ये NH19 है, ये नई दिल्ली से कोलकाता के मध्य स्थित है। उसके बाद देखो, NH1 बनिहाल दर्रे के जवाहर सुरंग में स्थित है। ठीक है, जब हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ रहे थे, वहां पर भी इस फैक्ट को देखा था कि जो नेशनल हाईवे 1 है वो बनिहाल दर्रे के जवाहर सुरंग में स्थित है। ठीक है, अच्छा, भारत में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देखो, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहां पर है? तो मनाली लेह राजमार्ग है। ठीक है, ये सारी चीजें बदलती भी रहती हैं करंट अफेयर के साथ, तो अगर कुछ भी इसमें अपडेट होगा, इसके लिए आप करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़ें। बाद बाकी आप लोग करंट अफेयर्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स फ्री में शेयर की जाती है। उसके बाद देखो, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में किसे किसे शामिल किया जाता है? तो आगरा, दिल्ली और जयपुर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में किस किस शहर को शामिल किया जाता है? तो आगरा, दिल्ली और जयपुर। उसके बाद देखो, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरी है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है वर्तमान में? अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल, जिसे आप ढोला सदिया पुल के नाम से भी जानते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश व असम के बीच ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर स्थित है। तो सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका पुल या ढोला सदिया पुल कहाँ पर स्थित है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित पर। आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव के लिए भारत की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे आप शॉर्ट में NHIA कहते हैं, और आपने बहुत बार जब किसी हाईवे पर यात्रा करी होगी तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े NHIA के बोर्ड लगे रहते हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, ठीक है, यानी कि इसे भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका काम क्या है? इसका काम है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव, प्रबंधन और इससे अन्य जो भी जुड़े आनुषंगिक मामले हैं उनको देखना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के अधिनियम के द्वारा 1995 में इसको स्थापित किया गया था। थोड़ा सा इसको यहाँ पर देखना, एक अधिनियम पारित हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा किया गया था। प्राधिकरण ने फरवरी 1995 से कार्य करना शुरू किया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा इसे स्थापित किया गया और NHIA ने काम करना कब से स्टार्ट किया? फरवरी 1995 से। ठीक है, तो ये बात हो गई NHIA की। तो आज की ये वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? राज्य राजमार्गों के बारे में पढ़ेंगे। बाद बाकी वायु परिवहन और कौन सा साधन बचा? एक रेल परिवहन, इनको भी हम लोग खत्म कर लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो फिर आप लोग लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए और वीडियो पर आप लोग कमेंट और लाइक जरूर किया करिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग कितने वहाँ पर वीडियो देख रहे हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।